ब्रिटिश संविधान का विकास भाग 2। मैं कौशल कुमार सेन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने ब्रिटिश संविधान के विकास के प्रथम भाग में एंग्लो सैक्सन काल, नॉर्मन काल, प्लांटेगेनेट व लैंकास्ट्रियन वंशों का काल देखा और उस काल में हुए संवैधानिक परिवर्तन भी देखे, किन किन संस्थाओं का विकास हुआ ये देखा। अब हम अगला काल देखते हैं, ट्यूडर काल। इस काल में राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हुई। ट्यूडर राजाओं ने इतनी अधिक संपत्ति एकत्रित कर ली कि उन्हें संसद को बुलाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। ट्यूडर काल में ज़्यादा कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं हुए, केवल जो राजकीय सत्ता थी अर्थात राज्य और पोप की जो सत्ताएं मध्यकाल में थी, उस समय तक मध्यकाल से पूर्व तक चर्च राज्य से ऊपर स्थापित हो गया था, अर्थात राज्य के उत्तराधिकारी भी चर्च के द्वारा बनाए जाने लगे। किंतु ट्यूडर काल में राज्य की सत्ता ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और वह चर्च के ऊपर स्थापित हुई। तो इस काल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ट्यूडर राजाओं के पास इतनी अधिक संपत्ति थी कि उन्होंने संसद की बैठक ही नहीं बुलाई। अगला काल है स्टुअर्ट काल। इस काल में संसद और राजा एक दूसरे के विरोधी रहे। अंत में संसद की विजय हुई। ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला इसी काल में रखी गई। संसदीय लोकतंत्र से तात्पर्य उस लोकतंत्र से है जिसमें संसद में जनता का प्रतिनिधित्व हो, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठते हों। तो ऐसे संसदीय लोकतंत्र की स्थापना इसी काल में हुई। इस काल में निम्न संवैधानिक परिवर्तन हुए। पहला, कैबिनेट का उदय। हमने पहले देखा था कि प्रीवी काउंसिल, क्यूरियर रेजिस जैसी संस्थाएं बनी थी। उन्हीं संस्थाओं से आगे विकास होता है कैबिनेट का, जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं। प्रीवी काउंसिल धीरे धीरे एक बहुत बड़ी संस्था बन गई, क्योंकि प्रारंभ में एक छोटी संस्था थी, राजा को दैनिक शासन कार्यों में मदद करती थी, लेकिन आगे चल के इसकी संख्या बढ़ती गई। तो राजा के लिए संभव नहीं हो सका कि वह इन सब से, इस इतनी बड़ी संस्था से सलाह कर सके या परामर्श कर सके। तो 1667 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया, जिसे कबाल कहा जाने लगा। इसी से बाद में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि पूरी प्रीवी काउंसिल से चार्ल्स द्वितीय ने सलाह नहीं ली, केवल कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनके नाम थे क्लेफोर्ड, एस्ले, बर्किंघम, आर्लिंगटन और लॉर्ड रेडे, उनके नाम के पहले अक्षर से कवाल बनता है। जैसे क्लेफोर्ड से सी, एस्ले ए, बर्किंघम बी, आर्लिंगटन ए, एल, लॉर्ड रेडे। तो उस संस्था को कवाल कहा जाने लगा और इसी से बाद में मंत्रिमंडल का उदय हुआ। दूसरा, इस काल का संवैधानिक विकास अधिकार पत्र। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात संसद ने 1689 में राजा चार्ल्स प्रथम से उस अधिकार याचना पत्र पिटीशन ऑफ राइट को मनवाने में सफलता प्राप्त की, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं। पहला, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना
राजा कोई कर नहीं लगा सकता। अर्थात राजा यदि कोई कर लगाएगा तो उसको कर को लगाने से पहले संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। राजा को वर्ष में एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी पड़ेगी, कि राजा संसद के वर्ष में एक बार बैठक अवश्य बुलाएगा। संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता है। संसद में जनता के प्रतिनिधियों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस अधिकार पत्र से, जैसे हमने पहले 1215 का मैग्ना कार्टा देखा था नॉर्मन काल में, उससे राजा की शक्तियाँ कम हुई। फिर समय समय पर संसद ने ऐसे बहुत सारे अधिकार पत्र धीरे धीरे पारित किए जिनसे राजा ने उन्हें स्वीकार कर लिया सहर्षी, क्योंकि राजा को पता था यदि मैं संसद की इन मांगों को स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरे विरुद्ध एक क्रांति हो सकती है और उसे पद से हटाया जा सकता है। तो राजा ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से ही स्वीकार कर लिया। इसलिए ब्रिटेन में 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसे गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि उस क्रांति में कोई रक्तपात नहीं बहाया गया और 1689 में संसद ने एक अधिकार पत्र राजा से मनवाने में सफलता प्राप्त की। जैसे राजा ने इसे स्वीकार किया अधिकार पत्र को, तो राजा की शक्तियाँ और ज़्यादा सीमित हो गई और उतनी ही शक्तियाँ संसद की बढ़ती चली गई। अगला काल है हैनोवर काल, छठवां काल। इस काल में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। संसदीय लोकतंत्र के विकास के तात्पर्य है कि मताधिकार का विस्तार किया गया, कारीगरों, श्रमिकों आदि के को भी मताधिकार प्रदान किया गया, अर्थात संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। धीरे धीरे मताधिकार विकसित हुआ। इस काल के प्रमुख विकास निम्न हैं। पहला है प्रधानमंत्री का पद। प्रारंभ में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता राजा किया करता था, किंतु जॉर्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, अतः उन्होंने मंत्रिमंडलों की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया। जॉर्ज राजाओं ने विहिग दल के प्रभावशाली नेता सर रॉबर्ट वालपॉल को अपना मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया। वही मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता था। बाद में उसे प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। तो संयोगवशी मैं शुरू से हमने देखा कि ब्रिटिश संवैधानिक विकास में जितनी भी संस्थाएं विकसित हुई हैं वह स्वतः ही संयोगवश विकसित हुई हैं। कि जैसे प्रधानमंत्री का पद विकसित हुआ तो राजा, जो जॉर्ज राजा थे, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनकी भाषा अंग्रेजी थी। तो सर रॉबर्ट वॉलपॉल को उन्होंने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और सर रॉबर्ट वॉलपॉल मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था और उन निर्णयों से जॉर्ज राजाओं को अवगत कराता था। तभी से प्रधानमंत्री के पद की उत्पत्ति हुई। दूसरा है राजनीतिक दलों का उदय। 18वीं शताब्दी तक किसी दल का उदय नहीं हुआ था ब्रिटेन में। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली के विकास के साथ साथ दलों का भी विकास हुआ। तीसरा संवैधानिक विकास कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण, अर्थात कॉमन सभा में ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार दिया गया। सन 1832 के सुधार कानून द्वारा मताधिकार का विस्तार हुआ। सन 1867 में कारीगरों एवं मजदूरों को भी मताधिकार दिया गया। सन 1928 में वयस्क मताधिकार का प्रचलन हुआ। इस प्रकार कॉमन सभा का प्रजातंत्रीकरण किया गया। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि 1970 के पारित विधेयक के अनुसार ब्रिटेन में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई।
अगला है लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करना। कॉमन सभा के लोकतंत्रीकरण के द्वारा लॉर्ड सभा के अधिकारों में कमी आती गई। सन 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियमों द्वारा लॉर्ड सभा की शक्ति कम कर दी गई। 1911 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 2 वर्ष तक रोक सकती है और 1949 के अधिनियम द्वारा किसी विधेयक को लॉर्ड सभा अस्वीकार कर दे, परंतु वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया तो वह पारित समझा जाता है। इस प्रकार हमने ब्रिटिश संवैधानिक विकास के विभिन्न कालों का अध्ययन किया, अर्थात विभिन्न कालों में विभिन्न संस्थाओं का विकास हुआ और पढ़ने को उपरांत हमें विदित होता है कि जितनी भी ब्रिटेन में, चाहे वो संसद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, राजनीतिक दल हो, राजा का पद हो, मंत्रिमंडल हो, सब ही अपने आप जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती गई वैसे वैसे इन संस्थाओं का विकास हुआ, पैदा हुई और राजा की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो गई और अंत में राजा शक्ति शून्य हो गया। समस्त शक्तियाँ ब्रिटेन में संसद में केंद्रित हो गई। इस प्रकार ब्रिटेन में राजतंत्र होते हुए भी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसे मुकुटधारी लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र के साथ राजा भी है, लेकिन राजा शक्ति शून्य है। इसके ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के उपरांत अब हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।